नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। कसम संविधान की में यह वक्त है चुनाव पर चर्चा का। मोदी सरकार को सत्ता में पौने 10 साल हो चुके हैं। बस 3-4 महीने बाद वो तीसरे जनादेश के लिए जनता के बीच होगी। सरकार के पास अपने कामों की लंबी लिस्ट है। बड़ी बड़ी योजनाओं से लेकर कई बड़े ऐतिहासिक कानून, राम मंदिर और कई कॉरिडोर भी उसकी उपलब्धियों की लिस्ट में हैं। सरकार का दावा है कि इन 10 साल में उसने वो किया है जो कांग्रेस ने 50 साल में नहीं कर पाई। जवाब में विपक्षी आरोप भी अच्छे से याद हो चुके हैं कि मोदी राज में लोकतंत्र मिटने को है, संविधान खतरे में है, संवैधानिक संस्थाएं चौपट है, कार्यपालिका न्यायपालिका सब गुलामी की ओर है। यानी मोदी और उनकी सरकार को छोड़कर सब कुछ खतरे में है। आरोपों और अंदेशों के इसी क्रम में कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया कि अगर मोदी को 24 में जिता दिया तो फिर इसे आखिरी चुनाव ही समझो, क्योंकि इसके बाद देश में लोकतंत्र बचेगा नहीं, तानाशाही आ जाएगी, राजशाही आ जाएगी। आज बीजेपी ने इस पर सिलसिलेवार जवाब दिया। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस की 1947 से 2023 तक की लोकतांत्रिक कुंडली अपने तर्कों के साथ पेश की और सवाल पूछे कि क्या सरदार पटेल पर नेहरू को थोपना लोकतंत्र था या इंदिरा गांधी की इमरजेंसी लोकतंत्र थी। राजीव गांधी क्या चुनकर पीएम बने थे और मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी के बीच पीएम की काबिलियत किसने तय की थी। बीजेपी का आरोप है कि कुछ परिवारों को मोदी का भय है, इसीलिए वो देश को तानाशाही का भय दिखा रहे हैं। तो आज की बहस एकदम सीधी है कि लोकतंत्र पहले अच्छा था या अब सेहतमंद है। इसी पर बात करेंगे। आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नए चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। उसको डर लग रहा है कि इसके बाद ये लोकतांत्रिक राजवंशों के लिए चुनाव का भ्रम जनता के सामने रखकर राजनीति करना संभव नहीं हो पाएगा। इसके बाद नो चुनाव होने अपनी ताकत के ऊपर वो चलाएंगे, चुन के आएंगे, 200 लाएंगे, 300 लाएंगे, 400 लाएंगे, 500 लाएंगे। क्या आपको पता है कि एक बार लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया, 5 साल से बढ़कर 6 साल? यस, इंदिरा गांधी जी के समय में इमरजेंसी में। आपको पता है कि मूल अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। डर के कोई दोस्ती छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या ये मुल्क बचेगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया तो मैं प्रणव दा के पास गया। मैंने कहा, प्रणव दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते, प्रणव दा आप सबसे अधिक योग्य हैं। अगर मैडम ने मुझे कहा, लोकतंत्र का अद्भुत स्वरूप है। तो इसी पर बात करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी मेरे साथ हैं और वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ हैं। राजपूत जी, आपसे शुरुआत करूंगा। आज कई सारे सवाल उठाए सुधांशु त्रिवेदी ने। उन्होंने बोला कि 1947 में पटेल जी तो प्रधानमंत्री बन गए थे, वोट तो उनके फेवर में थे, गांधी जी ने चुना नेहरू जी को, तो क्या वो लोकतंत्र था? 90 सेकंड दोनों के, 90 सेकंड में अपनी बात कहें। प्लीज टाइमर लगाइएगा। असल बात सुधांशु जी, असल इतिहास को अपभ्रंश के रूप में जाने जाते हैं और इतिहास के ऐसे टीचर के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने आज तक कभी कुछ सच पढ़ा ही नहीं। 1946 की बात को 1947 के बाद की बात बता रहे हैं। जिस शख्स को यह नहीं पता हो कि इंटरिम सरकार में और बाकी सरकारों में क्या अंतर होते, उस आदमी को जवाब देने की आवश्यकता क्या है? रही बात लोकतंत्र की, जो आपने बात करी दीपक भाई, तो आज आपके सामने है। आपके सामने जो चंडीगढ़ में हुआ, जो शख्स, जो पार्टी, जो संस्था अपना मेयर तक ईमानदारी से नहीं चुन सकती है, न चुनना चाहती है, उस शख्स को, उस पार्टी के हाथ में आप देश के लोकतंत्र को मजबूत होते देख सकते हैं। बिल्कुल सही कहा खड़गे जी ने। बल्कि मैं तो एक चीज और आगे कह रहा हूं कि खाली रूस की क्यों, कोरिया की तरीके से ना कहीं बात हो जाए। तो आपके सामने 20 वोट हमारे थे, 16 वोट उनके थे। लगातार भारतीय जनता पार्टी के एक, जिसको भी उन्होंने वो किया, उसने क्या नाम, सामने फोटो में दिखाई दे रहा है, वीडियो में दिखाई दे रहा है कि उसने बैलेट पेपर पे किस तरीके से निशान बना करके 8 वोटों को खारिज किया और हमको 12 वोट और उनको 16 वोट।
जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन में की गई है, तो आपको क्या उम्मीद नहीं लगती कि 2024 के बाद सब जगहों पे इसी तरीके से ये लोग डंडा तंत्र करेंगे और इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल और इस तरीके की बात का इस्तेमाल करेंगे? चंडीगढ़ का प्रत्यक्ष उदाहरण हो गया है। मुझे तो और कोई उदाहरण देने की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे तो यह भी देने की आवश्यकता नहीं है कि रात को 1:30 बजे सिर्फ एक FIR ना हो जाए राफेल के खिलाफ कि इसीलिए CBI के डायरेक्टर को 1:30 बजे हटा दिया गया। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं, देखिए CBI डायरेक्टर को हटाना रात के 1:30 बजे, और आज चंडीगढ़ के जो कुछ हुआ, शिवम क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि चंडीगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से मेयर का पद मिला है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कांग्रेस जो है बड़ी सियानी पार्टी है, बहुत तेज पार्टी है, ये जानते हैं लोगों को कैसे जो है बगल में दबाकर और कैसे घोट कर मार देना होता है उनका गला, इनको बहुत अच्छे तरीके से आता है। एग्जाम्पल, अभी पिछले दिनों आपको याद होगा कि किस तरीके से भगवंत मान जो है तमाम लोगों को अपने जो है तमाम पार्षदों को ले गए थे होटलों में ठहराने। अभी पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि एक थी कांग्रेस, अभी जिस तरीके से कह दिया था कि हम तो सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो लगातार कांग्रेस को जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने ह्यूमिलिएट किया, कांग्रेस ने इसका बदला ले लिया। और मैं तो एक अंदर की खबर बताता हूं दीपक जी आपको, अभी कहीं पर चल रहा है कि किसी बड़े कांग्रेसी नेता के पास ये खबर पहुंची कि जो मिस्टर चड्डा है वो मिसेस चड्डा को चंडीगढ़ से चुनाव लड़ाना चाहते हैं, और अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में कांग्रेस का क्या होगा। इसीलिए उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो बहुत ही खतरनाक चीज हो जाएगी। उस बेसिस पर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं सब इनवैलिड करार दो। और अब मैं इनवैलिड पर एक एग्जांपल आपको देता हूं। आपको याद होगा 2016 के आसपास मेरा ख्याल शायद हुआ था, भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार में 14-15 वोट जो है एक साथ इनवैलिड हो गए थे। रणदीप सुरजेवाला का भी वोट इनवैलिड हो गया था जी। तो आप जो ये आज कहते हैं कि इनवैलिड नहीं हो सकता, ये तो हुआ है। इतिहास में वोट कैसे डाला जाता है कांग्रेसी जानते नहीं। और अब अगर 15-15, 16-16 वोट इनवैलिड हो सकते हैं, बड़े बड़े विधायकों के वोट इनवैलिड हुए और तो और सुरजेवाला जी का भी वोट इनवैलिड हुआ, तो आज आप किस आधार पर कह रहे हैं? हालांकि आपके लोगों ने कहा है कि हम जाएंगे हाई कोर्ट, आप जाइए, आपका स्वागत है, लेकिन इस तरीके से मुझे लगता है ये लगातार हर चुनाव के बाद रोना एक आदत सी बन गई है इन लोगों की। और आपस का सरफुटव्वल इनका खत्म होकर नहीं देता, आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग्स इनकी खत्म होकर नहीं देती। लेकिन जिस तरीके से चुनाव में आए, इससे साबित हो गया कि इंडिया अलायंस में कोई भी कितने भी कहीं भी मिलकर आ जाए, हार ही इनको मिलने वाली है। सुरेंद्र राजपूत जी क्या कहेंगे? इन्होंने ठीक है आप पर ही फोड़ दिया। अब ये देखिए, यही तो खड़गे जी ने कल कहा कि जिसको कहते हैं ना कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। आज तो इनका जिसको कहते हैं ना निर्लज्जता का जो नग्न प्रदर्शन है, वो अधिकारी जो इन्होंने चुनाव अधिकारी बनाया था, जो भाजपा का एजेंट है, वो सामने दिखाई दे रहा है। दीपक भाई, हम इधर उधर की बात नहीं करते। आज की डेट में इनके पास सरकार है, इनके पास तंत्र है, इनके पास गन है, इनके पास सब कुछ है। हमें अभी भी उम्मीद है कि क्या नाम न्यायपालिका से हमें न्याय मिलेगा। इधर उधर की बात करने की जगह मुद्दों पर बात करें। इधर उधर की बात करने की जगह यह तो बताएं कि रात में 1:30 बजे आपने CBI के डायरेक्टर को हटाया, तो हटाया क्यों? 5 जज सड़क पर सुप्रीम कोर्ट के आए, तो आए क्यों लोकतंत्र की दुहाई को देकर के? आप मुझे बताइए कि जहां जहां पर भी, मैं आपको बताता हूं, महाराष्ट्र की बात बताता हूं, नारायण राणे हो, अजीत पवार साहब हो, क्या नाम हसन मुशर्रफ साहब हो, अब ईडी को कोर्ट में बताना पड़ रहा है कि साहब इन लोगों की फाइल नहीं मिल रही है। ये लोग बता रहे हैं ईडी के अधिकारी कि इनकी फाइल अब नहीं मिल, फाइल गुम हो गई, इसलिए अब केस को बंद किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हेमंत सोरेन को 2008 के मामले में जो एक खनन उस आदमी को 5 एकड़ की अलॉट हुई थी, जिसमें आज कुछ भी नहीं हुआ, एक पत्थर तक नहीं निकला, उस पर आप उनको फंसाएंगे क्योंकि वो प्रतिपक्ष में है। तो मैं आपसे, आपका सॉरी वो बजर ऑफ हो गया, ऑन हो गया, मैं क्या बोलूं? ठीक है, शिवम त्यागी बताइए। देखिए, एक तो इनकी आप फंसा रहे हैं वहां पे। देखिए, एक तो इनकी सबसे बेसिक समझ इतनी कमजोर है कि पता नहीं चुनाव के बारे में थोड़ा भी ज्ञान रखते हैं कि नहीं रखते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, जरा इनसे पूछें। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कोई वहीं का ही होता है, आमतौर पर कॉर्पोरेटर ही होता है। आम आदमी पार्टी जो इतना चीख चिल्ला रही है, उनसे पूछिए जरा, इनका प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन था? मुकेश कुमार, इन्हीं का कॉर्पोरेटर था। ऐसा ही होता है भाई, हर चुनाव में ऐसा ही होता है। उसको अलग से पेश करके कि नहीं नहीं प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी इन्हीं का था, ऐसा ही होता है हर चुनाव में। लेकिन आज इनको हार गए तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब दूसरा, इन्होंने कहा कि वो 2008 के जो एक खनन के विषय में जो पट्टा अलॉट हुआ था, उस पर तमाम तरह की चीजों को विषय बनाकर फंसा रहे हैं। 36 लाख तो कैश मिला है। इसके अलावा और तमाम चीजों की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले ये हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने कहा नहीं नहीं जांच में सहयोग कीजिए। फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं जांच में सहयोग
कीजिए। आज भाग गए 48 घंटे, मुझे तो लगता है हिंदुस्तान में यह ऐसा पहली बार हुआ है कि एक चीफ मिनिस्टर ही मिसिंग हो गया। आमतौर पर हम ऐसा सुनते थे कि कोई जो इस तरह के केसेस करते थे या फिर कोई घोटाला करता था या कोई चोरी चकारी करता था, वो मिसिंग होता था, एजेंसीज या फिर पुलिस अधिकारी उसको ढूंढ कर ले आते थे। बताइए, सीएम नहीं मिल रहे थे 24-24, 48-48 घंटे। जिस राज्य के सीएम चले गए होंगे, गायब हो गए होंगे, पूछिए उनकी जनता का क्या हाल होगा। मतलब जो जनता का मालिक है, जो उनके लिए नीतियां बनाता है, जो उनके लिए राज्य को चलाता है, जो उनके लिए स्थितियां बेहतर करता है, वही जब गायब हो जाए तो क्या हाल होगा। और एक और बात है, जहां तक जिस तरह की सिचुएशंस रही है, मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाले सारे लोगों का रोना सिर्फ एक ही है, आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा कम वॉट में। हम लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र में आप इस तरीके से जांच एजेंसियों से बचकर नहीं भाग सकते। और कब तक भागेंगे? अच्छा, मुझे बताइए सुरेंद्र राजपूत जी, जैसे अभी हेमंत सोरेन के ऊपर आया, लेकिन नवीन पटनायक भी इनके खिलाफ उड़ीसा में चुनाव लड़ते हैं, उनके ऊपर तो एक भी केस नहीं है। नीतीश कुमार, जो इनके कितने कटु विरोधी थे, इंडिया अलायंस बनाने की कवायद की थी, हालांकि अब इनके साथ आ गए हैं वो, उन्होंने कितने आरोप लगाए कांग्रेस पर, बीजेपी पर, प्रधानमंत्री मोदी पर, अमित शाह पर, और कितने तरीके के लगाए। उन पर केस नहीं हुआ ईडी और सीबीआई का, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा घपला किया ही नहीं। तो जो घपला घोटाला करेगा उसके पास क्या एजेंसी नहीं जाएगी? 3-4 चीजें बड़ी साफ हैं दीपक भाई, अभी चिंता मत कीजिए, 2024 के बाद आप पर भी केस लगेगा, आप बिल्कुल इसमें परेशान मत होइए। आपको अगर इस तरीके की परिस्थितियां रही तो आप पर भी, आप सभी लोगों पर केस लगेगा, कोई नहीं बचने वाला। इस चीज को जान लीजिए। मैंने कभी कुछ गलत किया नहीं तो मेरे पे क्या केस कर देंगे भाई? चैलेंज दे रहे, थ्रेट दे रहे। अरे मैंने कभी कुछ गलत किया नहीं तो क्या केस कर देंगे? आप बात तो सुन लीजिए, अपने जीवन तो खुली किताब गलत है। किया होता तभी थोड़ी केस लगता है। आप बता तो रहा हूं तो कि तेजस्वी यादव के ऊपर जो केस किया हुआ है, 8 साल का था तेजस्वी यादव, लैंड फॉर जॉब के स्कैम के टाइम पे मुख्य अभियुक्त बना रखा है 8 साल के बच्चे को, जिस वक्त ये स्कैम हुआ था। मैं आपको बताता हूं, नंबर 1। नंबर 2, 2 बार क्लोजर रिपोर्ट हो चुकी है उसकी, बाकायदा सीबीआई ने और भाजपा की सरकार के समय पर। इसके बाद चूंकि भाई ये विरोध में है तो दोबारा से आप खोलेंगे। आपकी सरकार ने जांच कराई थी सुरेंद्र जी। केस है, बड़ा अद्भुत केस है। पहले बात तो सुन लीजिए भाई, आपके साथ ये है कि आप अगर मुझको दोषी साबित करना चाहते दीपक भाई, तो चूंकि चैनल भी कहते हैं ना, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा, हम चुप हो जाते हैं भाई। हम तो इस दौर के ऐसा ना कहिए, कहां अरे ऐसा नहीं, सरकार तुम्हारी है, ऐसा ना कहिए सुरेंद्र भाई, हमारा प्रेम का अभी सुनिए ना, अभी जब तक आपके ऊपर नहीं केस लगेगा तब तक आप ठीक है, आपकी इच्छा, बाद में आप हमारे ही साथ आओगे, ये भी हम जानते हैं। हम तो एक चीज कहते हैं ना दीपक भाई, आप भी इस चीज को मानेंगे कि साहब कोई भी जांच हो, कोई समय होना चाहिए ना भाई। 2 बार क्लोजर रिपोर्ट है, कोई समय होना चाहिए ना। चंडीगढ़ में जो परिस्थितियां हैं, जिस कॉर्पोरेटर को या जिसको बनाया है इन्होंने, उसका आप क्या नाम, सिर्फ वही कर सकता था। पिछले 15 दिन से बीमार था इसलिए नहीं किया। स्याही कौन सी लगा रहा है, कलम कौन सी चला रहा है, उस पर जवाब देने की जगह शिवम त्यागी साहब, चूंकि इस वक्त सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हैं, अति कर रहे हैं। अति अंत की घोषणा होती है, इस चीज को जान लीजिए। अति मत करिए, लोकतंत्र को आपने डंडा तंत्र में परिवर्तित कर दिया। अति कर रहे हैं, अति सर्वत्र वर्जित। और सुरेंद्र भाई, मैं तो अभी भी आप ही का हूं। देखिए, 12 जून 1975 आप तो है ही है सर हमारे, इसीलिए तो आपको बार बार कह रहा हूं। देखिए, 12 जून 1975 को इस देश में पहली बार ऐसा हुआ था कि देश के प्रधानमंत्री होते हुए राजनारायण जी ने जब केस दर्ज किया था, कोर्ट ने कह दिया था इंदिरा जी को तो 6 साल तक जो है कहीं पर भी आप नहीं होंगे, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में आप नहीं रहेंगे। लोकतंत्र की हत्या हम कर रहे हैं और चुनाव में धांधली करते हुए इनके लोग पाए जाते हैं। नरसिंह राव जी को कोर्ट तक पहुंचना पड़ गया था और हम कर रहे हैं घोटाला और हम कर रहे हैं लोकतंत्र की हत्या। मतलब जिस पार्टी के 2 प्रधानमंत्री जो देश के रहे, जिस पार्टी ने दिए, उन लोगों को कोर्ट ने भी करार दे दिया और उसके बाद भी लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई। लेकिन आज अगर कोई भ्रष्टाचारी है, उसके खिलाफ कोई जांच चल रही है, उस जांच को लेकर रोते रोते आप हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, वहां से भी कोई रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद भी कहते हैं कि नहीं नहीं, देश में लोकतंत्र खतरे में। आप मुझे बताइए जरा, खड़गे जी से इस बार पूछ के बताना कि वो जिस भी रैली में आते हैं यही कहते हैं कि इसके बाद जो है चुनाव नहीं होंगे, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। आपने 14 में भी ऐसे ही डराया, आपने 19 में भी ऐसे ही डराया, आज 24 में भी आपके पास कोई नई स्क्रिप्ट नहीं है। 24 में भी आज यही कहते हैं कि फिर से अगर मोदी आ गया
तो देश में वोट देने का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा। कृपया करके इस जनता को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए और ये जो 500, 600 करोड़, 35, 36 लाख, 50 करोड़ ये जो रुपए निकल रहे हैं ना, इनका जवाब दीजिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में जब राज्य के मुख्यमंत्री पर ही आंच आ जाए तो माफ कीजिए, इस ऐसी स्थिति में तो शर्म में आकर खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन सुनिए, आपकी इन बातों से कि ये डंडा तंत्र है, ये तंत्र है, ये वो तंत्र है, जांच एजेंसियां रुकने वाली नहीं है। जनता का पैसा खाया है, एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ेगा। और इस देश में सिर्फ सरकार ही नहीं है, कोर्ट्स भी हैं। अगर यहां पर लोग ईमानदार हैं तो जाइए और साबित कीजिए। सुरेंद्र राजपूत पर तो कोई केस नहीं है, इनके घर में तो कोई ईडी नहीं गई, दीपक जी के घर में तो कोई ईडी नहीं गई, मेरे आसपास वालों के जितने भी कांग्रेस ये बहुत सारे लोगों के घर नहीं गई। लेकिन जो ऊपर है, जो लश्कर और सरदार ये सब बातें करते हैं, सुरेंद्र जी हर डिबेट में दो ही जुमले हैं। अब अगर उन लोगों ने इस देश को लूटा है तो भाई वहां से तो आपको निकाल कर देना पड़ेगा। सुरेंद्र राजपूत जी, आप पे भी ईडी का केस जो बता रहे हैं शुभम त्यागी कि सुरेंद्र राजपूत तो ईमानदार है पर ऊपर वाले बेईमान है, वो ये भी कह रहे हैं। देखो मैं आपको दीपक भाई दो चार चीज़ें बड़ी साफ साफ कहता हूं। जिस तरीके से अति कर रखी है और अति का कुतर्क को, अति का जो ये साथ दे रहे हैं, कुतर्क के साथ दे रहे हैं, तो शिवम भाई आज आप और हम अभी थोड़े से बचे हुए हैं। 4 दिन बाद आप भी और हम भी और दीपक भाई भी फंसेंगे ऐसी कोई, क्योंकि फंसने के लिए आपको बेईमान होना जरूरी नहीं है। फंसने के लिए इस समय आपको नरेंद्र मोदी जी की सरकार का विरोधी होना जरूरी है। मैं आपसे फिर से कहता हूं कि कोई भी जांच किसी के साथ भी करिए आप, लेकिन कोई एक टाइम बाउंड करिए ना। आप 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 6 साल में, या आप एक बार कह दिए सुप्रीम कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी तो आप उसके बाद उसको नहीं करेंगे। फिर से आप तब खोलते हैं उसको जब वो आपको परेशान करने लगता है राजनीतिक रूप से, वोटों के रूप से। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, आज आप कोई भी कुतर्क कर लीजिए। आज आपके पास चाहे चंडीगढ़ की आप बात करिए, जिस तरीके से लोकतंत्र का अपहरण चंडीगढ़ में हुआ, और ये कल खड़गे जी ने कहा था और आज खड़गे जी की बात सच साबित हो गई। आप मुझे बताइए, 20 वोट हमारे पास सीधे सीधे से हैं और 12 वोट हमारे जो है, जिसमें से खाली कांग्रेस के वोट इनवैलिड नहीं हुए, शायद आपको जानकारी नहीं है, आप जो हमारे ऊपर लगा रहे हैं आरोप, आप पार्टी के भी वोट उन्होंने इनवैलिड किए। और जिस तरीके से इनवैलिड किए ना, वो वीडियो में आ गया है गलती से। तो इसलिए आप फंस रहे, नहीं तो आप जो बात कह रहे थे सब लोग मानते हैं। क्योंकि आज की डेट में आपका मित्र मीडिया आपको एक आवरण के रूप में कवर फायर दे रहा है। ठीक है शिवम त्यागी, देखिए मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। मुझे ऐसी भी जानकारी है कि आपने 10-10 नोटिस इसलिए दिए हेमंत सोरेन को कि आप बोल रहे थे उसको, आप आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, वो नहीं बैठे तो आप उनकी गिरफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं। क्या है सच है? देखिए मुझे एक चीज सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि मित्र तो मीडिया हमारा है ही नहीं। दीपक जी ने तो अभी कहा वो तो आपके मित्र हैं, मेरे से तो उम्र में भी बड़े हैं, तो मेरे तो कैसे ही मित्र होंगे। लेकिन हाँ, आपका मित्र मीडिया जरूर हो सकता है। जहां तक दूसरी बात इन्होंने कहा कि भाई कोई टाइम बाउंड होना चाहिए, ये जो राजा के परिवार वालों की पार्टी है ना, इनको सब कुछ जो है अपने स्टाइल में चाहिए। भैया अगर कन्विक्ट हो जाएंगे तो देश में इमरजेंसी लगा देंगे, अगर इनके ऊपर कोई केस चल जाएगा तो सड़कों पर आ जाएंगे, अगर इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लिया जाएगा तो पूरे संसद में काले कपड़े पहनकर आ जाएंगे, अगर इनसे कोई सवाल पूछ लिया जाएगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, अगर इनसे हम कहेंगे कि भैया देश को जो लूटा है उसका हिसाब दे दो तो कहते नहीं नहीं ये तो अति हो गई है। कोई अति नहीं हुई है। हजारों लाखों करोड़ अगर देश का खा गए तब अति नहीं हुई, तो आज वापस देते हुए कैसे अति हो रही है? मुझे एक चीज बताइए। और दूसरी बात, कोई भी जांच अगर कितनी भी बार चलती है, अगर मैंने किसी विषय में कोई पैसा खाया ही नहीं, कोई लूट की ही नहीं, कोई घोटाला किया ही नहीं, कोई नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी को लूटा ही नहीं, किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ मामले में कोई पट्टा अपने नाम किया ही नहीं, लैंड फॉर जॉब स्कैम में मामला कुछ हुआ ही नहीं, चारा खाया ही नहीं, तो मुझे डर कैसा? भाई 15 बार कर लो, आप मेरी इन्वेस्टिगेशन करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साबित नहीं कर पाओगे आप। क्योंकि मेरे पास आखिरी कमेंट का ही मौका है। सुरेंद्र राजपूत जी के 60 सेकंड और 60 सेकंड शिवम त्यागी जी के। सुरेंद्र राजपूत जी आपका जवाब। वो कह रहे हैं कि जिसने गलत नहीं किया होगा उसको डरने की क्या जरूरत है? अरे साहब, जिसको कहते हैं ना जब सरकार होती है दीपक भाई, मैंने कहा ना 24 गुजरने दीजिए, आपके ऊपर भी आरोप लगा करके उसी को अपराध साबित कर देना, जो एक तंत्र इन्होंने बना लिया है मीडिया के साथ मिल करके, ये उस तंत्र का हिस्सा हो रहा है। और इसी में कहीं ना कहीं आप इस चीज को जान लीजिए, सब लोगों की बारी आएगी। और मैं आपसे एक चीज कहता हूं आपको बड़ी सिंपल सी, कि 10-10 नोटिस सिर्फ इसीलिए हेमंत सोरेन को दिए गए। आपको बताइए ना,
क्या नाम सीधे सीधे जेल तक भेजने की बात हसन मुशर्रफ को और अजीत पवार को, नारायण राणे को, हेमंत सोरेन, क्या नाम हेमंत बिस्व शर्मा को, और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं उनकी फाइलें गायब क्यों हो जाती? ईडी ऑफिशियल कहता है कि इनकी फाइल मिल नहीं रही है, ईडी गायब हो जा रही है। तो ये सारा का सारा जो तंत्र है भारतीय जनता पार्टी का, यकीन मानिए एक दिन जिस दिन फूटेगा उस दिन सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप निकलेंगे जो आपके लिए अतुलनीय होंगे, अविश्वसनीय होंगे। चलिए निकलेंगे शिवम दाई भ्रष्टाचार के आरोप। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। उनको पता चला कि मिसेस चड्ढा चंडीगढ़ से चुनाव लड़ेंगी, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं, और इसी वजह से ये चुनाव हरवाया गया है। कमी अपने आप में है। दूसरी बात एक और कहना चाहता हूं, आप किसी भी तरह की बातें कर लीजिए, कितना भी दीपक चौरसिया जी को डरा लीजिए कि आप पर भी आएगा, मेरे पर भी आएगा, सब पर आएगा, लेकिन हाँ, जिस आदमी ने इस देश में देश का पैसा खाया है उसको जवाब देना पड़ेगा। इस देश में जांच से कोई बचा नहीं है। इस देश में, इस देश के प्रधानमंत्री को भी इन्वेस्टिगेट 8-8, 9-9, 10-10 घंटे के आ गया। कोई ना तो अनट्रैकेबल हुए, ना ही मीडिया में हंगामा किया, ना ही पार्टियां काले कपड़े पहनकर आई। इस देश के गृह मंत्री के साथ भी हुआ, ना मीडिया में हंगामा हुआ, ना काले कपड़े पहनकर आए, और जिस पर नहीं हो सकता था सब पर हुआ। सारे ईमानदारी से वापस आए, लौटकर क्लीन आए। एडवाणी जी पर भी हुआ, लौटकर क्लीन आए। अगर आप ईमानदार हैं तो अपनी ईमानदारी का सबूत कोर्ट में दीजिए और जनता के सामने दीजिए। देश अपने आप समझ जाएगा, इतना हंगामा यहां करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सत्य बात आज ये है कि जो हालात आपके बन चुके हैं, जितना पैसा इस देश को 60-65 सालों में खाया है, अंग्रेज शायद कम लूट कर गए थे, आपने ज्यादा लूटा है। इस वजह से वापस देने में उतना ही दर्द आपको हो रहा है, लेकिन इससे कार्रवाई नहीं रुकेगी। मैं यहीं पर रुकूंगा। आज के लिए हमारे पास बहस में इतना ही वक्त है। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।